जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये जो पेपर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये थर्ड सेमेस्टर में अभी चल रहा है। एमडी सॉरी एसईसी का सब्जेक्ट है। एसईसी 63T201 ये इसका पेपर कोड है। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। एक बात, ये वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। वे स्टूडेंट जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं, वे स्टूडेंट जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं और वे स्टूडेंट जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में सर, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के नहीं है। अरे फिफ्थ सेमेस्टर वालों के ये बैक है। फिफ्थ सेमेस्टर वालों के ये बैक है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बैक है। वो स्टूडेंट भी को देख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में तो ये सब्जेक्ट है ही है। तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बैक है, वो सभी स्टूडेंट, अब इनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो देकर आए हैं। इनको तो मालूम है कि 50 नंबर का पेपर है ये पूरा का पूरा। 10+40 है। 10 जो है वो मिड टर्म के हैं, 40 लाने हैं, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के आएंगे। और 40 नंबर का तो ये है। 10 है, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स 5 है और यहाँ पर 16 नंबर, आपको 16 नंबर लाने, सॉरी 4, 20 नंबर कुल मिला के आपको 20 नंबर चाहिए। 20 नंबर का मतलब 20 क्वेश्चन सही नहीं, 16 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तब आप पास हो जाओगे, लेकिन 16 नहीं, आपको तो पूरे के पूरे सही करके आने हैं। समझ रहे हो? ये फिफ्थ सेमेस्टर वालों को तो समझने की क्या जरूरत है, वो तो देकर आए हैं ना। 50 नंबर का पेपर है, 40 तो अभी एग्जाम में लगने हैं और 10 नंबर मिड टर्म के मिल गए। ओके, 40 × 1 40 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, एबीसीडी वाले पर्सन आएंगे। यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा और ओनली 1 आवर्स का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे में आपको सारी रामायण खत्म करनी है। ओके, समझ में आ गया? थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, और फिफ्थ सेमेस्टर के वो स्टूडेंट जिनका थर्ड सेमेस्टर का एम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बैक है। ओके, तो बिना देर किए हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंटल एक्ट से प्रश्न है ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया। सी ऑप्शन सही है इसमें, पहले में सी ऑप्शन सही है। पहले में सी ऑप्शन सही है, 1986। भारत में किस अधिनियम को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है? किस अधिनियम को छाता विधान कहा जाता है? वन अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, जल अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता अधिनियम कहा जाता है। के बाद अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब से लागू हुआ? 1972 है तो 1972 से लागू हुआ। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस त्रासदी के बाद पारित किया गया? ऐसा कौन सी प्रलय, कौन सी त्रासदी हुई जिसके बाद में इसको पारित किया गया? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी के बाद में इसको लागू किया गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वायु प्रदूषण से संबंधित निवारण और इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए उसके लिए एक अधिनियम बना, वो किस वर्ष लागू हुआ? 1981। जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1974। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। के बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय और कितने अनुभाग हैं? 4 अध्याय और 26 अनुभाग हैं। 4 अध्याय 26 अनुभाग, बी उत्तर सही हो जाएगा इसका। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अक्सर पूछता है ये, डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, के बाद में पर्यावरण अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किसका देन है? पर्यावरण अर्थशास्त्र मुख्य रूप से
अर्थशास्त्र और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। बी सही उत्तर है इसमें। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि भविष्य में पीढ़ियों में की जरूरतें प्रभावित न हो, क्या कहलाता है? यह कहलाता है सतत विकास। सी ऑप्शन सही है। मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है अपने पास, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ईंधन, लकड़ी, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका इस प्रकार से उपयोग करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये प्राप्त हो सके, उनके ऊपर कोई सी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े। ये किसके अंतर्गत आता है? सतत विकास के अंतर्गत आता है। जब किसी आर्थिक गतिविधि का प्रभाव तीसरे पक्ष समाज पर पड़ता है तो लेकिन उत्पादक उसे नहीं चुकाता तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाह्यता। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है इसमें। के बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। कोयले को एक बार जला दो, राख हो गई, स्वाहा, खत्म, नहीं बनेगा। पेट्रोलियम एक बार जला दो, खत्म, टाटा बाय बाय। प्राकृतिक गैस खत्म, लेकिन सौर ऊर्जा को दोबारा से किया जा सकता है, मतलब नवीकरणीय साधन है। प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है प्रदूषण करने वाले को सफाई हर जाने की लागत वहन करनी चाहिए। बी उत्तर सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लगाए जाने वाला कर, मतलब ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो कम हो। अगर कोई ज्यादा उत्पादन कर रहा है उनका, तो उसके ऊपर टैक्स जो लग रहा है वो टैक्स क्या कहलाता है? बी ऑप्शन, कार्बन टैक्स कहलाता है वो। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन से वायुमंडल में कौन सी गैस का स्तर बढ़ता है? मतलब हम जंगलों को जब काटते जाएंगे, लगातार काटते जाएंगे, तो कौन सी गैसों का स्तर बढ़ जाएगा? कौन सी गैस का स्तर बढ़ता है? सही ऑप्शन है इसमें सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सतत विकास अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? सतत विकास अवधारणा सबसे पहले ए ब्रटलैंड रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई। के बाद में पर्यावरण के संदर्भ में नकारात्मक बाह्यता क्या कहलाती है? नकारात्मक बाह्यता कहलाती है कारखाने से निकलने वाला धुआं। बी ऑप्शन सही है। आसमान प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? आसमान प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसमें खनिज और जीवाश्म ईंधन। खनिज और जीवाश्म ईंधन। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं। को भी हम देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न है यहाँ पर, जैविक घटक का एक प्रमुख अवयव है। जैविक घटक का एक प्रमुख अवयव है भूमि, जल, मानव, वायु। में डी ऑप्शन सही है। जैविक घटक ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं। भूमि, वायु और जल तीनों के तीनों अजैविक घटक है। जैविक घटक कौन है यहाँ पर? जल। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, मानव जैविक घटक है। इसके अलावा वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल जल से ढका हुआ है? डी ऑप्शन 70%। पृथ्वी का जो कुल भूभाग है उसमें 70% तो केवल और केवल क्या है? जल। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। ओके, 70%। वह परत जिसमें ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है वो क्या कहलाती है? समताप मंडल, आयन मंडल, सौरमंडल। नाम में ही स्पष्ट हो रहा है, ओजोन मंडल कहलाती है। इसके बाद में एपिको आंदोलन से जुड़े हुए हैं अरुंधति रॉय, मेघा पाटकर, बाबा आमटे, पांडुरंग हेगड़े। डी ऑप्शन सही है, पांडुरंग हेगड़े। चिपको आंदोलन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? प्रेरणा तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। के बाद में खेजड़ली वृक्ष किस आंदोलन से जुड़ा हुआ? नर्मदा आंदोलन, टेहरी आंदोलन, एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन। हाँ, खेजड़ी के चिपक गए थे ना। सी ऑप्शन सी सही है, चिपको आंदोलन। जिसके प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। सी ऑप्शन सही है। 5 मई को नहीं मनाया जाता, 5 जुलाई को भी नहीं, 5 जनवरी को भी नहीं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था सन 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में आयोजित हुआ। बी ऑप्शन सही है इसमें। यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस
एनवायरमेंट प्रोग्राम। के अलावा अगला प्रश्न, ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, यूरेनियम, मृदा और जल। सही ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है मृदा। ठीक है, भारत के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। वन, भारत में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सर्वाधिक वन। ओके, उसके बाद में FAO के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा वन आवर क्षेत्र से लाभान्वित है? बी ऑप्शन सही है इसमें। पहला सक्रिय संसाधन का उदाहरण है जिसको रिफ्लेक्स किया जा सकता है, ए ऑप्शन सही है। सौर ऊर्जा, अभी तो आया था नवीकरणीय संसाधन, इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सही ऑप्शन है इसमें। सक्रिय संसाधन का उदाहरण सही ऑप्शन है इसमें ए। श्वेत क्रांति आधारित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से आधारित है, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। के बाद में अगला प्रश्न देखिए, खनिज स्नेह का उदाहरण है पेट्रोलियम, गंधक, ग्रेफाइट, डोलामाइट। ओके, पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम। खनिज स्नेह खनिज का उदाहरण है पेट्रोलियम। बहुमूल्य खनिज का उदाहरण है सोना व चांदी, बॉक्साइट, जिप्सम, टाल्क। ए में सोना व चांदी है, बी में बॉक्साइट है, सी में टाल्क है और डी में जिप्सम है। सही ऑप्शन है सोना व चांदी बहुमूल्य खनिज हैं, बहुत महंगे हो रहे हैं इस टाइम, तो आसमान पे चढ़ रहे हैं इनके भाव। अपर्दन कटाव से क्या तात्पर्य है? मिट्टी का कटाव। ए ऑप्शन ढीला होकर अलग होना, अपर्दन कटाव से ढीला होकर अलग होना। निम्न में से अनवीकरणीय स्रोत, सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, अभी तो हम बात कर रहे थे सौर ऊर्जा तो कौन सी है? नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा। कौन है? कोयला। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, जल ऊर्जा भी, सौर ऊर्जा भी, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। बायोगैस का उदाहरण है मीथेन, एथेन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। ए मीथेन, मीथेन बायोगैस का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत परंपरागत नहीं है? सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सी ऑप्शन सही है, नाभिकीय ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है ये। के बाद में निम्नलिखित में से मांसाहारी का उदाहरण है, मांसाहारी का उदाहरण कौन है? हिरण है, पादप, पादप नहीं है, शेर। ओके, खाद्य जाल में सही उत्तर आएगा इसमें शेर। क्या इसमें आंसर शीट कट गई है? कोई बात नहीं है, सही आंसर हो जाएगा इसका बेटा शेर। इनके आंसर नहीं, आप देख लेना। ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड बनता है सदैव, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक होता है। कहां? एक दिशात्मक, बिल्कुल, ऊर्जा हमेशा एक दिशा सीधा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस अवधारणा का काम करता है? उष्मागतिकी, उष्मागतिकी नियम, एंट्रोपी नियम, उपरोक्त सभी। ए और बी, सी ऑप्शन सही है। वह क्षेत्र जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता कहलाता है लिटोरल क्षेत्र। सी ऑप्शन सही है इसमें। ओके, सदैव सीधा हो गया। वह क्षेत्र जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता लिटोरल क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में पारिस्थितिक अनुक्रमण सर्वप्रथम किसने दिया? अनुक्रमण शब्द हल्ट ने दिया था, ठीक है ना। पारिस्थितिक अनुक्रमण शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ए ऑप्शन सही है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का स्तूप, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का स्तूप किस प्रकार से होता है? व्युत्क्रम, किंतु सीधा, उल्टा होता है, सीधा होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का क्रम है, खाद्य श्रृंखला, घास, घास को खाएगा मेंढक, मेंढक को सांप, कीट, बकरी, नहीं ये नहीं है बिल्कुल, कीट को बकरी थोड़ी खाती है, कीट को शेर नहीं खाते हैं, घास को जेबरा नहीं खाता। ए ऑप्शन क्रम है, घास, जेबरा, शेर, ये सही है। घास को मेंढक नहीं खाता है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। घास को जेबरा खाएगा और जेबरे को कौन खा जाएगा? शेर। ओके, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन किसको कहते हैं? जल प्लवक, जो जल की सतह पर तैरते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। और जो जल की सतह पर, सॉरी, वे पादप जो जल की सतह पर तैरते हैं, सेवाल वगैरह, वो कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और वे जंतु जो जल की सतह पर तैरते हैं वो कहलाते हैं जूप्लैंक्टन। ओके, तो यहां पर सही ऑप्शन आएगा जल प्लवक पादप। किस तंत्र में लवणों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? बी ऑप्शन सही है, समुद्री तंत्र में। इसके अलावा वनस्पति जीव जंतुओं की विविध जातियां तथा प्रजातियां जब किसी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में मिलती है तो वो क्या कहलाती है? आनुवंशिक विविधता।
मतलब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का मिलना, वो क्या कहलाता है? आनुवांशिक विभिन्नता कहलाती है। रियो डी जेनेरिया में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। स्वयं आवेशीय संरक्षण में जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण क्या कहलाता है? प्रजनन की सुविधा प्रदान की जाती है वहां पर। जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाया गया कानून क्या कहलाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड WWF का WWW नहीं है, WWF का पूरा नाम है इसमें वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। बिल्कुल, राजस्थान अलवर में स्थित है। किस तकनीक द्वारा जर्म प्लाज को सुरक्षित परिस्थिति में रखा जा सकता है? ए क्रियो प्रिजर्वेशन। उस चिड़िया का नाम बताइए जो साइबेरिया से भरतपुर प्रवास के लिए आती है। सी ऑप्शन सही है साइबेरियन क्रेन। विश्व में कितने संवेदनशील हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं चिन्हित हैं? बी ऑप्शन 34 के अलावा आगे देखिए, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? बी ऑप्शन सही है 10 भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। विश्व में कुल कितने बृहद जैव विविध राष्ट्र हैं? बी ऑप्शन सही है 17। जैव विविधता विनाश का कारण क्या है? जैव विविधता जो घट रही है उसके विनाश का प्रमुख कारण क्या है? डी ऑप्शन सही है वन्य जीवों का शिकार, आवास विनाश, विदेशी प्रजातियों का समावेश, ये सारे कारण है। भारतवर्ष में कुल कितने प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यान है? कुल कितने प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यान है? बी ऑप्शन 104। कृत्रिम आवास संरक्षण का उदाहरण है, कृत्रिम आवास संरक्षण का उदाहरण है डी वनस्पति उद्यान। जंतुआलय मतलब कृत्रिम क्षेत्रों पर, मनुष्य द्वारा बनाए गए क्षेत्रों पर जंतुओं को सुरक्षा देना, वो कहलाता है कृत्रिम आवास संरक्षण उदाहरण, जिसमें वनस्पति उद्यान आ गए, जंतुआलय के जीन बैंक आ गया, उपरोक्त सभी। वन्य जीव सप्ताह किस में मनाया जाता है? अक्टूबर में मनाया जाता है। ओके, इसके बाद में आगे देखो, सबसे हानिकारक प्रदूषक कौन सा है? हानिकारक प्रदूषक बी ऑप्शन रेडियोधर्मी कचरा। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो कैंसर पॉजिटिव होते हैं, कैंसर सेल्स को बढ़ाते हैं, वो सबसे हानिकारक प्रदूषक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न? डी उपरोक्त सभी। NO2 CO सबसे प्रमुख गैस तो CO2 है, लेकिन सारी गैसें मिलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत का क्षय करने वाला प्रमुख क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रमुख रसायन CFC है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, के अलावा निम्न में से इसका जैव विघटन हो सकता है? जंतु और मानव मल, बिल्कुल ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। DDT भी नहीं होता, प्लास्टिक भी नहीं होता, धातु के ऑक्साइड भी नष्ट नहीं हो सकते। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने चैप्टर व धाराएं हैं? ए ऑप्शन 4 चैप्टर 26 धाराएं। वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए कारक कौन सी गैस है? विश्व उष्णता CO2 के कारण एक लेयर बन जाती है, लेयर बन गई वायुमंडल में, तो सूर्य की जो किरणें पृथ्वी तक तो आ गई, लेकिन रिफ्लेक्स होकर परावर्तित होकर ऊपर नहीं गई, तो नीचे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया, वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, वैश्विक उष्णता कहलाती है। वैश्विक तापमान CO2, सी ऑप्शन हो जाएगा। छठे में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वानिकी में। बी अमृता देवी पुरस्कार वानिकी, वनों को बचाने के लिए। मुख्य जल प्रदूषक कौन है? मुख्य जल प्रदूषक औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला जो भी कचरा है, जो भी कूड़ा करकट है, जो भी रसायन है, वो जल का प्रदूषण करते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव से हुई? ए ऑप्शन सही है इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण काफी व्यक्तियों की मौत हो गई थी। उसमें विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? ए एशिया की। सन 2001 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? बी ऑप्शन सही है इसमें 6.13 अरब। भारत में परिवार नियोजन संगठन की स्थापना कब हुई? बी ऑप्शन सही है सन 1949 में। भारत किस श्रेणी में आता है? ए ऑप्शन सही है इसमें निम्न मृत्यु दर उच्च जन्म दर। मृत्यु दर बहुत कम है, जन्म दर बहुत ज्यादा है। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान डी दूसरा स्थान है। एक नंबर पे चाइना। मानवाधिकार घोषित किए गए हैं। ए ऑप्शन सही है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार घोषित किए। जनसंख्या के आधार पर विश्व में कितने महाद्वीप हैं? ए ऑप्शन 6 महाद्वीप हैं। एड्स रोग का विषाणु HIV, ये तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। एड्स का लक्षण डी ऑप्शन संक्रमण होना, निरंतर बुखार आना, अतिसार होना, ये सारे के सारे एड्स के लक्षण हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ निम्न प्रकार से संपर्क करने से एड्स फैलता है। डी उसके साथ यौन संबंध बनाने से एड्स फैलता है। हाथ मिलाने से, साथ रहने से, खाना खाने से एड्स नहीं फैलता। एड्स से बचाव ऑपरेशन द्वारा, दवाएं द्वारा, टीकाकरण द्वारा। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एड्स बचाव ही उपाय इसका तो ठीक है। मूल्य शिक्षा में सुधार संभव है। डी ऑप्शन सही है। मतलब संपोषणी विकास का महत्व सिखाकर, प्रकृति प्रेम सिखाकर, वसुंधैव कुटुंब का पाठ पढ़ाकर, ये मूल्य शिक्षा है। मूल्य शिक्षा का प्रचार प्रसार संभव है। उपयुक्त सभी आएगा बेटा इसमें।
इस प्रकार आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए किसके, ईवीएस के, ईएम के, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर दो। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके अभी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पेपर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।